हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम हमारा जो बीएड सेकेंड ईयर का कंपलसरी पेपर होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका कि हमारा कोड होता है E302, उसके प्रीवियस ईयर के 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से लेकर और 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है या जो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के है, बट ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस और सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले 2015 से 2017 के सेशन का जो पेपर था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये जो क्वेश्चंस होते थे वेरी शॉर्ट 2 नंबर के आते थे, इसलिए इनके आंसर थोड़े बड़े हैं और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में थोड़े से बड़े आंसर हमने लिखने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि लिंग पर पक्षपात क्या है, यानी कि जेंडर में जो हमारा पक्षपात है वो क्या है। तो लिंग या जेंडर पक्षपात से आशय बालक और बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता से है। दोनों लिंगों में पक्षपात उनके लैंगिक असमानता के कारण ही है, यानी कि लैंगिक असमानता के कारण होने वाले भेदभाव को ही हम लिंग पर पक्षपात कह सकते हैं। ये जो आंसर्स होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित करें। तो इसमें फ्रेंड्स ना तो ये लिखा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में या प्राचीन काल में या किस तरह हमें भारत में जाति व्यवस्था को बताना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरह से लिख दिया है कि प्राचीन भारत में कार्य के आधार पर जाति को 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में इस वर्गीकरण का आधार जो है वो वंशानुक्रम हो गया, यानी कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा और वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। और वर्तमान में जो संविधान है हमारा उसके अनुसार सभी जाति धर्म के लोग जो है वो भारत में रह सकते हैं। और जाति व्यवस्था का आधार जो है वो आर्थिक है, यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसके आधार पर हमारे 4 जो है जाति बनाई गई है, जैसे कि हमारा सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग। और वर्तमान में इसमें एक और वर्ग जो है वो जोड़ा गया है, वो है EWS। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो मानव अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो मानव को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है और मानव के जीवन, स्वतंत्रता और समानता से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिंग, जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार के भेदभाव किए बिना इन अधिकारों का हकदार है। यानी कि जो हमें एक मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलते हैं वो हमारे मानव अधिकार कहलाते हैं। बच्चों से संबंधित एक नियम की व्याख्या करें। तो बच्चों से संबंधित एक नियम हमारा RTE एक्ट है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं। और ये 2009 में जो है इसका जो प्रारूप था वो लाया गया और ये जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो इसके बारे में आप और भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें कि जैसे इससे जो है संविधान में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया, जिसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि परिवर्तन के कारक के रूप में शिक्षक के कार्य की विवेचना करें। तो अध्यापक को लैंगिक भेदभाव से मुक्त उदाहरण एवं भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्रों की जेंडर पक्षपात की धारणा में परिवर्तन हो सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। तो नारी शिक्षा में अनेकों समस्याएं हैं, जैसे लिंग आधारित भेदभाव जो है विद्यालयों में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं वाले विद्यालय होते हैं, जैसे कि हमारे मॉमडन्स स्कूल, वहाँ पे गर्ल्स को जो है वो पढ़ने की अनुमति नहीं होती है। कुछ ही क्लासेस तक पढ़ने की अनुमति होती है। स्कूलों की दूरी, जैसे कि घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए भी लड़कियां पढ़ नहीं पाती है। हिंसा, संघर्ष तथा आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी जो है वो लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता लिखें। तो इसका आंसर होगा वैश्विक नारीवाद, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमारा फेमिनिज्म है। उसने महिलाओं के समान अधिकारों की मांग की। इन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर अंतर सिद्धांत की एक विशेषता लिखिए। तो ये 4 तरह के सिद्धांत हमारी इस बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला है सामाजिकरण सिद्धांत, फिर जेंडर अंतर सिद्धांत, फिर हमारा है संरचनावादी सिद्धांत, और लास्ट वन हमारा जो है वो विखंडन सिद्धांत है। तो हमें इसकी विशेषता लिखनी है। तो जेंडर अंतर सिद्धांत के सिद्धांतकार जो है लड़कियों का लड़कों की तरह सामाजिकरण करने के स्थान पर लड़कियों से संबंधित गुणों को पुनर्प्रतिष्ठित करने पर बल देते हैं। यानी कि ये नहीं कहते कि लड़कियों को भी जो है वो लड़कों के जैसे ही पालो, बल्कि लड़कियों की जो क्वालिटीज़ होती है, जो उनके फिजिकल के आधार पे जो उनकी क्वालिटीज़ होती है, उनको जो है फिर से प्रतिष्ठित किया जाए। जो कि हमारे प्राचीन काल में लड़कियों को आज़ादी थी, जो हमारे वैदिक काल के दौरान लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी थी, जो कि उत्तर वैदिक काल से ही हमारी ख़त्म हो गई थी, उसी तरह और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लड़कियों की जो क्वालिटीज़ हैं उनको जो है प्रमोट करने पे बल दिया जाना चाहिए। इनके अनुसार स्त्रियों के गुणों को पहचान कर, यानी कि कौन सी लड़की में क्या क्वालिटी है, मतलब जैसे कि अब बच्चों की क्वालिटीज़ देखी जाती है और उसी के अनुसार उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इन सिद्धांतकारों का कहना भी यही था कि स्त्रियों के गुणों को पहचान कर उन्हें महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। वर्ग यानी क्लास। आप सभी समझ गए होंगे कि क्लास का मतलब एक जैसे लोगों से है। तो इसमें जो है मैंने अच्छे से लिखने का प्रयास किया है कि वर्ग विभाजन का प्रमुख आधार सामाजिक स्त्रीकरण है। यानी कि वर्ग जो हमारे बनते हैं वो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार पर बनते हैं। वर्ग व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो वंश, कुल, समाज, व्यवसाय, धन और शिक्षा या फिर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन्हीं लोगों के जो समूह होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। तो पितृसत्ता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है। पितृसत्ता में अधिकारों का जो हस्तांतरण होता है वो पुत्री को न होकर पुत्र को होता है, और परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। एक राइटर के अनुसार, इसमें मैंने परिभाषा भी लिख दी है, आप चाहे तो केवल राइटर के अनुसार लिख सकते हैं या फिर केवल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिल्विया वेबली के अनुसार पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि सोशल जो स्ट्रक्चर है उसका एंड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पितृसत्ता को, जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। यानी कि पितृसत्ता में जो हमारे मेल्स होते हैं वही जो है वो स्त्रियों को अपने गुलाम समझते हैं और उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम जो है 2016 से 2018 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे।
प्रीवियस जो हमारा पेपर था वो 2015 से 2017 के बैच का था। इस बैच में भी जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है ज़्यादा नंबर का होता था और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते थे। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़े से बड़े आंसर्स लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नारीवाद क्या है। तो नारीवाद क्या है? नारीवाद ऐसी विचारधारा या आंदोलन है जो समता और न्याय की बात करता है, जिसके अंतर्गत स्त्री एवं पुरुषों के बीच असमानता को अस्वीकार किया गया है तथा स्त्रियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक और क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे असमानता को अस्वीकार आएगा कि जो हमारे बीच असमानता है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा है कि दोनों ही समान हैं। पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए। तो पितृसत्ता के जो है कई पहलू हमारे दिए गए हैं, जिनके मैंने नाम लिख दिए हैं। आप चाहे तो इनको डिटेल से भी किसी एक का वर्णन कर सकते हैं। तो पितृसत्ता के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं कि निजी संपत्ति की अवधारणा और स्त्री की प्रजनन क्षमता का पर पुरुषों का नियंत्रण, श्रम शक्ति पर नियंत्रण, पैतृकवाद, पितृसत्ता बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता और परोपकारी पैतृकवाद, ये जो हैं पितृसत्ता के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। इनको हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू भी डिस्कस कर लेंगे। छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता का विकास करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त किसी एक पैडागोजिकल प्रविधि का वर्णन कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनके आंसर में 2 से 3 जो है विधियाँ लिख दी है, जिनको आप बाद में डिटेल से भी लिख सकते हैं। अध्यापक छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता के विकास के लिए निम्नलिखित पैडागोजिकल प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे बच्चों में वो संघर्ष से सीखने की विशेषता डेवलप कर सकता है, बच्चों में सहभागिता का गुण डेवलप कर सकता है और कक्षा में जेंडरीकृत खेल को भी जो है वो प्रमोट कर सकता है। जेंडर अंतर की पहचान से संबंधित कुछ पेडागोजिकल विधियाँ यूज कर सकता है और ज्ञान पर प्रश्न उठा सकता है, सत्ता और शक्ति को भी पहचान सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि 4 तरह के हमारे सिद्धांत हैं और चारों के ही सार जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी सामाजिकरण के सिद्धांत को पूछा गया है। तो सामाजिकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए। सामाजिकरण सिद्धांत 1970 से लेकर 1980 के प्रारंभ तक काफ़ी व्यापक था। इस सिद्धांत में लड़कियां भी लड़कों के समान शैक्षिक स्तर को प्राप्त कर सकती थी और शिक्षक तथा अभिभावकों को उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसका केवल सार यह था कि लड़कियों का सोशलाइजेशन भी लड़कों के जैसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखे। तो यहाँ पे 2 कानूनों के नाम आप कोई भी लिख सकते हैं जो कि आपको पता हो। तो इसमें मैंने सबसे पहला जो कानून है वो भ्रूण हत्या से संबंधित लिख दिया है, जिसको हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कहते हैं, जिसका पूरा नाम रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज 1994 है। और दूसरा हमारा है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायतों नगर पालिकाओं में 33% यानी कि 1/3 आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि भाषाओं में जेंडर लिखिए। तो भाषाओं में जेंडर यानी कि हमारा जो भाषाओं में जेंडर है वो कितने तरह का होता है। तो जेंडर शब्द का प्रारंभ भाषा में लिंग से रहा है और ये जो है एक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एक नाउन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी भाषा में लिंग 2 रूपों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, जबकि संस्कृत भाषा में इसके 3 रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, जिसको हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं, दिए गए हैं। यह एक संज्ञा शब्द है और पाश्चात्य भाषाओं में इसका प्रयोग 3 रूपों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा न्यूट्रल में मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कक्षा में जेंडर असमानता से आप क्या समझते हैं।
तो कक्षा कक्ष में लैंगिक विषमता एक दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है। जब एक समान विषय वस्तु को लड़कों तथा लड़कियों की कक्षा में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पेडागोजिकल मेथड से पढ़ाया जाता है या लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर पढ़ाया जाता है, तो इसे कक्षा में लिंग या जेंडर असमानता उत्पन्न होती है। इसे विषय वस्तु केवल शिक्षा आधारित न रहकर केवल लिंग आधारित शिक्षा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स तथा जेंडर में अंतर कीजिए। तो हमारा जो सेक्स होता है वो जैविक या बायोलॉजिकल रूप से निर्धारित होता है कि हम बॉय या गर्ल जो है वो बायोलॉजिकल रूप से होते हैं, लेकिन जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं वो हमारी सांस्कृतिक धार्मिक रूप से होती है। तो लिंग या सेक्स जैविक रूप से निर्धारित होता है तथा जैविक अंतर को महत्व देता है एवं एक व्यक्ति स्त्री या पुरुष के रूप में पैदा होता है और संस्कृति उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के रूप में विकसित कर देती है। इस प्रकार से सेक्स निर्धारण जो है सेक्स जैविकीय निर्धारण और जेंडर जो है वो लिंगारूप व्यवहारों को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करना है। इसके एक लाइन में जो परिभाषा है वो बुक में भी दी गई है हमारी कि सेक्स इज टू नेचर एंड जेंडर इज टू कल्चर। लैंगिक नियंत्रण के केवल एक स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रण करने के जो दो प्रमुख स्रोत हैं वो हमारे धर्म और हमारा परिवार है, यानी कि जो हमारा रिलीजियन है वो भी हमारे लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करता है और हमारी फैमिली भी। अधिकतर समाजों में विवाह के भीतर ही लैंगिक क्रियाओं को मान्यता दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह की एक मुख्य भूमिका लैंगिक व्यवहारों को निर्धारित और नियंत्रित करने की है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो तीसरा हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा जो 2017 से 2019 बैच का है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिंग से आप क्या समझते हैं। तो एक राइटर है गर्डा लर्नर, जिनकी एक बुक भी आती है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। इसमें इन्होंने जेंडर की परिभाषा दी है कि जेंडर एक ऐसा मुखौटा, वेश अथवा कवच है जिसमें स्त्री और पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं। इस प्रकार जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स इसको आप 102 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र रेडिकल नारीवाद क्या है। तो रेडिकल नारीवाद जो है वो 1960 एवं उसके बाद के वर्षों में फैला नारीवाद है। यह एक सैद्धांतिक तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जो पितृसत्ता का विरोध और महिला की समानता का समर्थक है। संरचनात्मक सिद्धांत का केवल सार लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, दो सिद्धांतों के सार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जेंडर अंतर सिद्धांत और सोशलाइजेशन थ्योरी। अब ये हमारा स्ट्रक्चरल थ्योरी है। यह सिद्धांत मुख्य स्थायी सत्ताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अस्थायी सत्ता द्वारा ही असमानता को जन्म दिया जाता है और एक समूह दूसरे पर अपनी सत्ता शक्ति आरोपित करता है। इसमें स्थायी सत्ता से जो तात्पर्य है वो पुरुषों से है कि पुरुषों की जो सत्ता है उस पर इसका अधिक ध्यान है। बताता है कि पुरुषों की सत्ता को जो अगर है वो अगर बराबर कर दिया जाए स्त्रियों के, तो जो हमारा जेंडर अंतर है वो अपने आप जो है वो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कन्या शिशु हत्या क्या है। तो कन्या शिशु हत्या से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान या नवजात लड़की पुत्री की हत्या से है। यह जानबूझकर की गई हत्या है जो पुत्रों को वरीयता देने से संबंधित है। और अगर इसको मैं कानूनन भाषा में कहूँ तो इसको जो है वो क्रिमिनल अबॉर्शन या फिर हमारा प्री मैच्योर लेबर भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि बेमेल को बाहर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सामूहिक विचार विमर्श, यानी कि जो हम समूह में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, इसमें लड़के लड़कियां सभी भाग ले सकते हैं, सेमिनार में भी और सिंपोजिया जो कि हमारी संगोष्ठी होती है उनमें भी। लेकिन विज्ञापन में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण इन सबसे डिफरेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से संबंधित एक नियम का वर्णन करें।
तो इसमें मैंने पहले जो है वो क्या बताया था आपको, RTE 2009 बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका दूसरा आंसर लिख दिया है ताकि कोई ना कोई आपको याद रहे। तो वर्ष 1959 में UN द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसे 20 नवंबर 2007 में स्वीकारा गया। इसे बाल अधिकार नियम कहा गया है। और भारत में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 भी जो है लाया गया था। ये वर्ल्ड लेवल पर है और ये इंडियन लेवल पर है। बाल विवाह निराकरण हेतु 2 सुझाव दीजिए कि बाल विवाहों को कैसे हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, नियमों का सख्ती से पालन करवा सकते हैं, विवाह की आयु जो है वो निश्चित कर सकते हैं, और मीडिया द्वारा भी बाल विवाह की हानियों का प्रचार प्रसार करवाया जा सकता है, जिससे कि हमारे जो लोग हैं उनमें जागरूकता उत्पन्न हो। घरेलू हिंसा के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ भी मैंने 3 से 4 कारण लिख दिए हैं, क्योंकि 4 कारण प्रीवियस ईयर में शॉर्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। स्त्रियों की पुरुषों के समान न मानना जो है घरेलू हिंसा का कारण है। सॉरी फ्रेंड्स, स्त्रियों को पुरुषों के समान न मानना, घरेलू हिंसा के प्रति परिवार और समाज का अनुचित दृष्टिकोण, इसके प्रति आवाज़ उठाने वालों को हे दृष्टि से देखना, यानी कि अगर कोई लेडी जो है उसके साथ जो घर में हिंसा हो रही है उसके प्रति आवाज़ उठाती है और अपने हस्बैंड से अलग होने की कोशिश करती है, या फिर समाज में उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको ले जाने की कोशिश करती है, तो लोग उसी को जो है वो रॉन्ग वे में ले जाने लगते हैं और उसको ही हे दृष्टि से देखने लगते हैं। घरेलू हिंसा को महिलाओं द्वारा अपनी नियति मान लेना, और जो हमारी गर्ल्स होती है या लेडीज होती है उनमें ये थॉट जो है बचपन से ही डेवलप किया जाता है कि घर में थोड़ी बहुत हिंसा तो चलती ही है, और इसी चीज़ को वो जो है अपना लक, अपनी नियति मान लेती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के कारण, कि गर्ल्स जो है वो एजुकेशन को बीच में ही क्यों छोड़ देती हैं। तो सबसे पहला कारण जो इसका है वो है कि स्कूल का दूर होना, कम उम्र में शादी या बाल विवाह, और घरेलू कामकाज में लड़कियों को लगा देते हैं फैमिली, इसलिए भी उनकी एजुकेशन छूट जाती है, और पुत्री के स्थान पर पुत्र की शिक्षा को वरीयता देना, ये भी जो है इसका एक कारण है। और गरीबी तथा परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण भी जो है कई गर्ल्स पढ़ नहीं पाती हैं। वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो आप इसको वहीं से देख के रिपीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो 2018 से 2020 का है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जाति किसे कहते हैं। तो जाति जीवित जीवों का वह समूह है जो संरचना, व्यवहार और फंक्शनल वे में यानी कि कार्यात्मक रूप से समान हो, और जिनका आनुवांशिक संगठन यानी कि जो हेरिडेटरी रूप से भी समान होते हैं, और वे सामान्य परिस्थितियों में अंतः प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि उनके बीच में विवाह जैसी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है घरेलू श्रम क्या है। तो घरेलू श्रम से तात्पर्य पारिवारिक व्यवस्था को चालू रखने के लिए किया गया अवेतनिक श्रम है, जिसका कि कोई वेतन जो है लेडीज़ को प्राप्त नहीं होता है, या फिर जेंट्स कोई भी जो घरेलू कार्य कर रहे हैं उनको प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में घर में किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के चिन्ह के रूप में कौन सी भाषा जो है यानी कि रोजगार में लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो किस लैंग्वेज में या किस लैंग्वेज के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने डाउट में रखा था वैसे तो ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर कहीं पे अंग्रेजी भाषा और कहीं पर अमानवीय जो अभद्र भाषा होती है वो दी गई है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की सबसे पहले किसका ध्यान गया था। इसकी ओर सबसे पहला जो ध्यान गया था वो हटांग कमेटी का गया था, जो एजुकेशन में हमारा अपव्यय और गतिहीनता होती है, यानी कि अपव्यय और अवरोधन जो हमारा होता है, फर्स्ट ईयर में ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है NCERT से आपका क्या अभिप्राय है।
तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 में की गई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण लिखे, तो ये भी रिपीटेड है। देखिए फ्रेंड, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं और आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एवरी ईयर जो है वो रिपीट होते हैं, इसीलिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं पूछा गया है, केवल एम्पावरमेंट पूछा गया है। तो एम्पावरमेंट परिस्थितियों को बेहतर करने की प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या फिर आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को ही सशक्तिकरण कहा जाता है। भारत में केवल लड़कियों से संबंधित 2 कानूनों के नाम लिखिए। तो एक है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट 1998, जिसमें कि हमारे कन्या भ्रूण हत्या, जिसको कि हम जो है ये क्रिमिनल अबॉर्शन या फिर प्रीमैच्योर लेबर भी कहते हैं, इसको रोका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अश्वेत नारीवाद क्या है? तो अश्वेत नारीवाद जो है वो काली महिलाओं से संबंधित है, जिनका रंग जो हमारा कलर टोन होता है वो ब्लैक होता है। तो तीसरी लहर के उत्तर आधुनिक नारीवाद में अश्वेत औरतों की अहम भूमिका रही। यह अश्वेत महिलाओं के साथ हुए वर्गीय, नस्लीय व लैंगिक भेदभाव के संबंधित है और यह मानता है कि अश्वेत महिलाएं जो है वो नेचुरल वे में ही मूल्यवान है और ये स्वायत्तता के लिए मानव के रूप में हमारी आवश्यकता है, यानी कि ब्लैक वुमेन्स भी जो है वो ह्यूमन है और ह्यूमन बीइंग की तरह उनको भी जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ये हमारे सीनियर्स का पेपर है, जो कि हमारा 2019 से 2021 बैच का है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि फिर से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कन्या भ्रूण हत्या क्या है? ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जानबूझकर की गई एक हत्या है, जिसमें हम प्रीनेटल एज में या फिर जन्म के तुरंत बाद जो हमारा बच्चा होता है, यानी कि जो हमारा गर्ल चाइल्ड होता है, उसको जो है मार देते हैं या उसको जो है बॉडी से अलग कर देते हैं और इसको जो है कानूनन लैंग्वेज में क्रिमिनल अबॉर्शन या फिर प्रीमेच्योर लेबर भी कहा जाता है। और इससे संबंधित एक मैंने आपको एक्ट भी अभी अभी बताया है। वर्ग से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड है, बस इसके जो ऑप्शंस हैं उनको बदल दिया गया है कि बेमेल को बाहर कीजिए, सेमिनार, सिंपोजिया जिसको हम संगोष्ठी भी कहते हैं, और कार्यशाला। इन तीनों में जो है लड़के तथा लड़कियां समान रूप से भाग ले सकते हैं, जबकि महिलाओं का इंटरनेट पर प्रस्तुतिकरण ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये महिलाओं के जो रोल्स होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे अभिकरण जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनमें से कोई एक उत्तर दे, यानी कि कहाँ कहाँ पर महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। तो फैमिली, वर्क प्लेस, स्कूल, ये सभी जगह जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा को जो है प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्ता नारीवाद किसे कहते हैं? यह नारीवाद महिलाओं को शिकारी या पीड़ित के रूप में अस्वीकार करता है, मतलब कि इसका मानना है कि महिलाएं जो है वो पीड़ित नहीं हैं। इसकी व्याख्या आत्मनिर्भरता तथा महत्वाकांक्षी के साथ साथ व्यक्तिवाद की भावना को प्रबल करने के रूप में की गई है, यानी कि इसमें कहा गया है कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हैं। यह स्त्रियों की संभावनाओं को विकसित करने, उनके सशक्तिकरण पर जोर देता है, मतलब इसमें कहा गया है कि जो गर्ल्स की, जो वुमेन्स की क्वालिटीज़ हैं उनको हमें डेवलप करना चाहिए, इन्हें पीड़ित के रूप में ना देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखे। देखिए फ्रेंड्स, चारों ही जो हमारे सिद्धांत हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
तो यह उदारवादी पंथ का सिद्धांत है, जो यह मानता है कि स्त्रियों के गुणों को पहचाना जाना चाहिए और उनको महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। लड़कियों का लड़कों की तरह से सामाजिकरण करने के स्थान पर उनके गुणों को पुनर्प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक विखंडन सिद्धांत नहीं पूछा गया है, और मे भी इस ईयर पूछा जाए तो उसका सार भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा 11 मई 1889 को मुंबई में की गई थी, और ये विधवा महिलाओं का एक स्कूल था। स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ स्कूल में की जाती हैं, उनमें जो हम भेदभावपूर्ण एक्टिविटीज जाने अनजाने में कर देते हैं, उसी को हम छुपा हुआ पाठ्यक्रम कहते हैं। जेंडर के अनुसार कक्षा तथा स्कूल में जगह का विभाजन करना कि लड़कियां तथा लड़के अलग अलग बैठेंगे। दंड के अलग अलग तरीके, यानी कि अगर किसी ने होमवर्क नहीं पूरा किया तो लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग जो प्रावधान है वो, और स्कूल में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का जेंडर के आधार पर विभाजन, या फिर जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको गर्ल्स तथा बॉयज़ के आधार पर अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाना जो है, ये स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज को एक आवश्यक बुराई क्यों माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई एकदम एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ओवन वर्ड्स में इसको लिखा है, आप चाहे तो अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में विवाह के समय पुत्री को उपहार दहेज देना माता पिता अपना कर्तव्य मानते हैं, जिसलिए यह जो है आवश्यक हो जाता है। परंतु कई बार यही दहेज प्रताड़ना का कारण बन जाता है, और कई महिलाओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसी कारण से ये जो है एक बुराई है, इसलिए दहेज को हम एक आवश्यक बुराई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, एसिड अटैक क्या है? तो एसिड अटैक जो है एक कानूनन अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर स्वयं पर या अन्य व्यक्तियों पर अम्ल फेंककर किया जाता है। इसकी शिकार भी ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, और यह किसी के शरीर को विकृत करने के इरादे से फेंका जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 2017 से 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आपसे जो है वो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन जो है करने के लिए कहा जाता है। तो मैंने सभी पेपर्स के जो 10 के 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।